हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। चलेगा, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। भाई एक बार शेयर कर दो क्लास को और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हैं, चाहे आईएएस पीसीएस भाई एग्जामपुर या फिर एग्जामपुर पे अगर आप नए चेहरे हैं और नए चेहरे हैं तो फिर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मृदा और पशुपालन। मृदा और इसके साथ साथ इस मृदा में जो कृषि है हमारी, एग्रीकल्चर, दो चैप्टर हैं हमारे, सॉइल और एग्रीकल्चर हमारे उत्तर प्रदेश की। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। दिख रहा है ना आपको, शायद दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को ज़रूर लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें या फिर सॉइल की बात करें तो अति महत्वपूर्ण ये क्लास है आपकी यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, तो हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे ना फिर से दोबारा से फीवर फील होने लगा है, मतलब आज सुबह से। पहले मैं कह रहा था कि धीरे धीरे सारी क्लास शुरू कर दूंगा, नहीं माने तुम लोग, सारी मैंने शुरू कर दी, फिर मुझे दोबारा से हो गया फीवर। तो चलिएगा, हाँ आराम भी ना करना दिया आपने। हम मृदा की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की मृदाओं की बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो सॉइल होती है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है और उस सॉइल में कौन सी खेती की जाती है। तो पहले हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहले हम सॉइल को समझेंगे क्योंकि सॉइल अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी पुलिस में कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, यूपी पीसीएस में कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दे देगा कि ये मृदा, ये कोई मृदा होगा, कहेगा कि इस मृदा को और क्या कहते हैं, यह कह देगा कि ये मृदा प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है, ये मृदा प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है। इसके साथ कह देगा कि इस मृदा में कौन सी फसल बहुत अच्छी होती है, या इस जनपद में कौन सी मृदा का विस्तार है, या इस भाग में कौन सी या किस प्रकार की मृदा का विस्तार है। इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेगा। तो चलिएगा, मैं यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। अगर मैं कहूँ कि मृदा होती क्या है, क्योंकि आपको सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले मृदा के बारे में पता होना चाहिए, मृदा के बारे में या फिर जो सॉइल होती है इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉइल, मृदा होती क्या है। तो मृदा एक प्राकृतिक, भाई अब हम लोग तो मृदा का निर्माण नहीं करते ना। मैं आपसे कहूँ कुछ मटेरियल आपको दे दूं और इससे कहूँ कि आप इससे मृदा का निर्माण करिए, तो आप और हम मृदा का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब मृदा का निर्माण हम और आप नहीं कर सकते तो हम कौन करता है? नेचुरल होता है। ये हमारी जो प्रकृति होती है, इस प्रकृति में कई वर्षों में मृदा का निर्माण होता है और मृदा की जो प्रवृत्ति होती है, मृदा में जो पाए जाने वाले जो जीवाश्म होते हैं, खनिज होते हैं, इनके अनुपात में, इनके रेशियो में समय समय पर अंतर आता रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी खेत की मृदा आज तो ठीक है उपजाऊ है, आगे आने वाले 10 सालों के बाद अनुपजाऊ हो जाती है। तो मृदा की जो प्रकृति होती है, उसमें पाए जाने वाले जो चीजें होती हैं उनके अनुपात में, उसके रेशियो में जो उसमें पाए जाने वाले खनिज होते हैं, जीवाश्म होते हैं, ह्यूमस होते हैं, इन सब में डिफरेंस, मतलब अंतर आता रहता है। वर्तमान में किसी चीज की कमी है मृदा में, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मृदा में उसमें पूर्ति हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप कृषि को पढ़ते हैं, कृषि में देखा है हमने कि हम जमीन को बरसात के समय पे खुला छोड़ दें और खेत की अच्छी गहराई तक खुदाई करें तो उसमें हमारे तमाम खनिज पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन तो एक गैस होती है, फास्फोरस, पोटास, चूना पत्थर, इन सब की क्या हो जाती है, उसमें
पूर्ति हो जाती है और उसमें हम अच्छी बेहतर खेती कर सकते हैं। तो क्या होता है, तमाम ह्यूमस की प्राप्ति हो जाती है, तो कई सारे चीज़ें हम लोग गेन कर लेते हैं। तो मृदा में इन सब चीज़ों का बदलाव होता रहता है समय समय पे। मैं बात कर रहा था कि जो हमारी जो मृदा होती है, हमारी जो सॉइल होती है, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है। पिंड मतलब कोई गोला मत समझ लेना, क्या मत समझ लेना, प्राकृतिक वस्तु होती है, आप ऐसे समझ लो। पिंड से आप किसी गोले पे मत चले जाना कि कोई एक बड़ा सा गोला होता होगा मृदा। हालांकि भले ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है हमारी मृदा। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों के विक्षेपित और निक्षेपित होने के बाद बनती है। क्या बनती है? खनिज और कार्बनिक पदार्थ। खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे जीवाश्म होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनके निक्षेपित होने से और विच्छेदित होने से, इन पदार्थों के टूटने से एक लंबी प्रोसेस चलती रहती है। और जब ये पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, महीन टुकड़ों में जब टूट जाते हैं, तो इनका जो विच्छेदन होता है और इस मृदा का जो निक्षेपण होता है, उसके बाद हमें जिस चीज़ की प्राप्ति होती है उसको हम मृदा कहते हैं। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है जो कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों के खनिज पदार्थ, हाँ, जो हमारी मेटल्स होती हैं पृथ्वी में, ऐसा नहीं है मृदा में कोई मेटल नहीं पाई जाती। पोटास होता है मृदा में, सोडियम होता है मृदा में, एल्यूमिनियम होता है मृदा में, ये सभी चीज़ें हमारी मृदा में पाई जाती हैं। हमें खेती के लिए भी, जब हम कृषि करते हैं, इस मृदा में, इस मिट्टी में हम किसी फसल को उगाते हैं, तो हमें इसमें ज़रूरत होती है, फसलों को इन खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है जो कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों के विच्छेदन, मतलब इनके टूटने फूटने से, विच्छेदन और इनका अपक्षयन होने से, याद रखेंगे ये दो वर्ड हैं बस, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों के टूटना और इनका अपक्षयन होने से, इनका क्या होने से, इनका अपक्षयन होने से जिसका निर्माण होता है उसको हम सॉइल या मृदा कहते हैं। जिसका निर्माण होता है, जिस अपक्षयन से जिसका निर्माण होता है, हम उसको क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं, हम उसको मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा। तो फिर से एक लाइन में मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। आज कहाँ चले गए आप सभी लोग? फिर कहते हो कि सर आप यूपी जीके की क्लास नहीं लेते हो। मैं बता समझा के परेशान हो गया। ग्राम विकास नहीं चल रहा है, ऐसे लोग आते रहते हैं कि ग्राम विकास नहीं चल रहा है। अब इनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ, इनको पता ही नहीं कि 4 बजे ग्राम विकास चल रहा है, ग्रामीण परिवेश चल रहा है। तो 10 बजे आएंगे, कहेंगे ग्राम विकास नहीं चल रहा है। 4 बजे आएंगे, कहेंगे कि यूपी जी के नहीं पढ़ाते हो तुम। तो यही रहेगा इनका, और इसीलिए कंपटीशन का लेवल वास्तविक तौर पे कम है। उतनी ज़्यादा कंपटीशन इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग आंखें खोलना ही नहीं चाहते। आंखें खोल लेते हैं तो वो कान नहीं खोलना चाहते। समझ रहे हो मेरी बात को? कान खोल लेते हैं, आंख खोल लेते हैं तो वो दिमाग नहीं खोलना चाहते। ये नेचुरल होता है, भगवान ऐसा करता है लोगों के साथ में, और वो समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर सारे लोगों की आँख खुली होंगी, नाक खुली होगी, कान खुले होंगे और दिमाग खुला होगा, तो कंपटीशन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर लोग सरकारी नौकरी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग। तो अभी हम जब 1000 वैकेंसी आती है तो 20,000 लोग, 30,000 लोग, 1 लाख लोग सोचने लगते हैं कि नहीं फॉर्म भर दूं। जबकि 1 लाख फॉर्म अगर भरे गए तो 99,000 लोग तो उनमें से बाहर ही होने हैं ना। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास क्यों होता है सिलेक्शन का? फिर भी वो पेपर देने क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गधे ज़्यादा हैं आज के समय में, जिनके नाक और जिनके कान और जिनकी आंख और जिनका दिमाग हमेशा बंद रहता है। समझ रहे हो? जैसे कि अभी एक भाई थे, ग्राम विकास पूछ रहे हैं कि ग्राम विकास नहीं चल रहा है। वो यूपी जीके में ग्राम विकास पूछेंगे और ग्राम विकास वाले में यूपी जीके पूछेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो मैं आपको इसी तरह मतलब एक मोटिवेशन आता है हमें इस चीज़ से कि जब लोग इस तरह से चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कोई जिम्मेदारी आप दे दो तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर सभी लोग जिम्मेदारी पूरा करने लगेंगे तो जो जिम्मेदारी पूरे करने वाले लोग होते हैं उनकी ज़रूरत फिर ख़त्म हो जाएगी। जिम्मेदारी जो पूरा करते हैं उनकी ज़रूरत फिर ख़त्म हो जाएगी।
उनका कोई महत्व नहीं बचेगा। जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी काम को और अच्छे से काम निपटाते हैं, अगर सारे लोग ऐसे करते रहेंगे तो फिर उनकी कदर कम हो जाएगी। वैसे ही जैसे कि अगर झूठ बोलने वाले नहीं होंगे तो सच बोलने वालों की कदर कम हो जाएगी, कोई गिनती करेगा सच। फिर जब सारे लोग सच बोलेंगे तो ये नेचुरल होता है हमेशा, और इस नेचुरल को लेकिन बदला जा सकता है, लेकिन बदलने को तैयार नहीं होता कोई व्यक्ति। समझ रहे हो? हाँ, तो समझ जाइएगा, आपके पास कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन का लेवल इसीलिए बहुत कम है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए और कोई रीजन नहीं है आपके पढ़ने का, क्योंकि 99% ऐसे लोग हैं जो फालतू के काम में लगे हैं लेकिन पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, 99%। और वही जो 1000 लोग पढ़ेंगे उनके लिए नौकरी तो है। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए नौकरी आज भी है, कल भी होंगी, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनके लिए नौकरी नहीं है। मैंने कितनी बार आपको एग्जांपल दिया है यूपी पीसीएस में ही, कि आपने अभिमन्यु सेठ सर का नाम सुना होगा। अभिमन्यु सेठ सर का नाम सुना होगा, जिनके बारे में कहा था कि उन्होंने बीटेक करने के बाद प्राइवेट नौकरी की उन्होंने बीटेक करने के बाद अच्छे खासे पैकेज पे। कोई लोग सोचता कि भाई अच्छा खासा पैकेज हमें मिल गया, हम अब आगे की पढ़ाई क्यों करें, लेकिन उसमें से उन्होंने नौकरी करने के बाद 10, 11, 12 घंटे के बाद नौकरी करने के बाद उन्होंने पढ़ने के लिए टाइम निकाला। उन्होंने किसके लिए टाइम निकाला? पढ़ने के लिए टाइम निकाला। और उसके बाद उन्होंने एमपीपीसीएस क्वालिफाई किया। वो उससे भी संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनको और ऊपर जाना था और वो पब्लिक सर्विस में जाना चाहते थे, मतलब लोगों के लिए काम करना चाहते। उन्होंने नौकरी के साथ दूसरी मेहनत की और यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो गए। तो कोई व्यक्ति जो बीटेक करने के बाद अच्छे खासे पैकेज पे नौकरी पा चुका है, वहाँ से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ से नहीं हुए। वो कहाँ पहुँचे? एमपीपीसीएस में सेलेक्ट हुए। एमपीपीसीएस से भी उन्हें, क्योंकि जेल में उनको नौकरी मिली थी, पुलिस की नौकरी थी, तो उनको लगा कि शायद हम इससे जनता के लिए काम नहीं कर सकते, गांव देहात की जो हमारी गरीब जनता है उसके लिए अगर काम करना है तो हमें कुछ और करना होगा। तो बस इसी मोटिवेशन के कारण उन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी की और मेरी तो उनसे बहुत बार बात हुई है, आपने इंटरव्यू भी उनका देखा होगा। और उसी मोटिवेशन को लेकर उन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी की और बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया। अभी अगर बात करो तो आप हमीरपुर के पास एक विकास खंड है, वहाँ पे वहाँ के वीडियो हैं, वो खंड विकास अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी, और पूरी ईमानदारी के साथ आज जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मोटिवेशन होना चाहिए। वो भी सोच रहे थे कि नहीं मेरे पास तो नौकरी है, प्राइवेट नौकरी, मैंने बीटेक ही इसीलिए क्योंकि प्राइवेट नौकरी करनी थी। और उनके बारे में एक बात और पता होगी आपको कि जब उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो फर्श पे बैठ के पढ़ा करते थे हॉस्पिटल में ही, मतलब पिताजी का भी साथ नहीं छोड़ा जब तक वो बीमार हॉस्पिटल में रहे। कोई बच्चा सोच सकता है कि हॉस्पिटल में अगर पिताजी हैं तो मैं फर्श पे बैठ के पढ़ूंगा, हॉस्पिटल में पढ़ाई करूंगा। अरे तुम अच्छी खासी टेबल और मेज़ पे पढ़ाई नहीं कर पाते, इतना सब कुछ मिलने के बाद तुम बदतमीज़ी करते हो, तो तभी तो मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाले लोग हैं ही नहीं सच में। चलिए, तो कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, तो फालतू की कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। कार्बनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ के विच्छेदन या इनके अपक्षयन होने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है हम उसको मृदा कहते हैं। ये मृदा भूमि की जो पृथ्वी हमारी उसकी ऊपरी परत में बिछी होती है, उसकी ऊपरी परत में बिछी होती है। जब आप बहुत नीचे चले जाओगे ज़मीन के तो वहाँ पे आपको कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेंगे, या वहाँ पे आपको खनिज पदार्थ नहीं मिलेंगे, या वहाँ पे आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे, या वहाँ पे आपको ह्यूमस नहीं मिलेगा जिसमें आप उस फसल को उगा सकें। तो मृदा हमारी फसल को उगाने के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसका निर्माण कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ और जीवाश्म जो तमाम होते हैं पेड़ पौधों के दबने से। तो जीवाश्म जो हमारे होते हैं उनके विच्छेदन मतलब उनके टूटने फूटने से, भूमि की ऊपरी परत जो होती है उसके टूटने फूटने से, आवरण जो होता है क्रस्ट उसके टूटने फूटने से, उसका अपक्षयन होने से जिस वस्तु का निर्माण हुआ है उसको हम मृदा कहते हैं। और मृदा का जो नेचर है, मृदा की जो प्रकृति है, उसमें तमाम खनिजों का अनुपात है, जीवाश्म का अनुपात है, कार्बनिक पदार्थों का अनुपात है, ये समय समय पर चेंज होता रहता है। तो मृदा की प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं होती, ये बदलती रहती है। इतना बात समझ गए? ये क्या करती रहती है? बदलती रहती है। तो अगर हम लोग बात करें मृदा की, तो मृदा की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। हम आते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है, यही हमारा क्या है? चैप्टर है।
चलिए, तो हम उत्तर प्रदेश की जब मृदा की बात करेंगे तो मृदा की बात करने के लिए हमें उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करनी होगी, क्योंकि मृदा जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो भौगोलिक क्षेत्रों पर करती है। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है उस पर ही डिपेंड करती है। अगर वहाँ से नदी गुजरती है तो वहाँ पे अलग तरह की मृदा होगी, अगर वहाँ पे पठारी भाग है तो पठारी भागों पर अलग तरह की मृदा होती है। तो मृदा जो हमारी डिपेंड करती है वो उस स्थान की स्थिति विशेष पर बहुत डिपेंड करती है, निर्भर करती है, समझ रहे हो। तो हमें फिर से क्या करना होगा, हमें अपने उत्तर प्रदेश के उन्हीं तीनों हिस्सों की बात करनी होगी जिनकी बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उनको समझना नहीं होगा। उन क्षेत्रों में जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्षेत्र हमारा कौन सा था, भावर का क्षेत्र था। तो जब हम बात भावर की करेंगे, भावर क्षेत्र की मृदा की करेंगे, भावर क्षेत्र की मृदा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैसे तो आपको पता है, लेकिन मैं बस आपको बता देता हूं क्योंकि मृदा में तो हमें सारा कंप्लीट करना होगा। तो भावर क्षेत्र की मृदा की जब हम लोग बात करेंगे तब हम कहते हैं कि भावर क्षेत्र में ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है, ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। आपको जो ज़्यादा समस्या आएगी और ज़्यादा जो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो मैदानी भागों की मृदा, और खासकर जो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है वो पठारी भाग की मृदाओं में मेहनत करनी है। वहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और उनको थोड़ा याद करना पड़ेगा, और कोशिश मैं करूँगा कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो याद करने में, मैं इस प्रकार से आपको याद करवा दूँ। तो मैं बात कर रहा था कि भावर क्षेत्र की जो मृदा है हमारी वो ककरीली पथरीली है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार नहीं 10 बार ये क्वेश्चन आया है कि प्रदेश के भावर क्षेत्र में मृदा किस प्रकार की होती है, समझ रहे हो। तो भावर क्षेत्र में मृदा का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर जो मृदा होती है इसको मृदा तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है वो कंकर और पत्थरों के साथ मिलकर बनी हुई है, कंकर और पत्थरों के साथ मिलकर बनी हुई है। तो हम इसे ककरीली पथरीली मृदा कहते हैं। इसमें कई जगह बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर ज़्यादातर जब नदी बिल्कुल हिमालय से या बिल्कुल पर्वतों से बिल्कुल जब नीचे उतर के आ जाती है मैदानी भाग में, तो आसपास ही बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ देती है। अब उतने भी बड़े पत्थर हर रोज़ तो आते नहीं है, खैर हर रोज़ तो नहीं आते ना नदियों में पत्थर। अब ऐसे आएंगे तो पहाड़ी खाली हो जाएंगे भाई, हजारों सालों से नदियां बह रही हैं तो ऐसे तो पहाड़ी खत्म हो जाएंगे। तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। तो उनको जब नदी बिछा देती है मैदानी भागों में प्रवेश करते ही कुछ 1 किलोमीटर तक तो वहाँ पर जो मृदा होती है हम उसको ककरीली पथरीली मृदा कहते हैं। ककरीली पथरीली का मतलब है कंकर और पत्थरों से निर्मित, कंकर और पत्थरों से निर्मित मृदा होती है यहाँ पर। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र के बारे में बताया था मैंने कि तराई के क्षेत्र का निर्माण नदियाँ जब भाबर क्षेत्र से आगे बढ़ी और नदियों में जो महीन अवसाद थे, जो महीन कंकड़ थे, बहुत छोटे बालू टाइप के, बहुत छोटे, तो नदियों के जो महीन अवसाद थे, जो कीचड़ था दलदली टाइप का, उसको जब उसने समतल भूमि पर बिछाना शुरू किया तो इससे तराई का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, तराई का निर्माण हुआ। तो तराई में जो मृदा होती है वो समतल, जो भूमि होती है समतल, और मृदा की अगर बात करें तो दलदली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, दलदली मृदा पाई जाती है। ये महीन अवसादों से निर्मित है। किससे है, महीन अवसादों से निर्मित है। महीन अवसाद का मतलब है कि जो महीन पत्थरों से मतलब पहाड़ों से आने वाली नदियों में जो महीन बहुत बारीक से जो हमारे कंकड़ पत्थर थे, बालू की तरह, मिट्टी की तरह, कीचड़ टाइप जो थे उनसे, ठीक है। तो महीन अवसादों से इस मृदा का हमारा निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, महीन अवसादों से इस मृदा का निर्माण हुआ है। महीन अवसादों से इस मृदा का निर्माण हुआ है। महीन अवसादों से इस मृदा का निर्माण हुआ है। तिरुभुवन नारायण कह रहे हैं एसएससी सीपीयू का कोर्स परचेज किया बट वीडियो नहीं दिखा रहा है। एसएससी सीपीयू की क्लासेस ही शायद आज से शुरू हुई हैं आपकी, तो एक बार देखिएगा कि क्लासेस आज से शुरू हुई हैं तो आज दिखा रहा होगा। एसएससी सीपीयू की क्लासेस ही आज से शुरू हुई हैं कुछ क्लासेस, और कल से सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी एसएससी सीपीयू में। अगर फिर भी कोई समस्या है तो इस वीडियो के नीचे आप एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको कॉल करवा लूँगा, ठीक है। और जो भी समस्या होगी बहुत अच्छी तरीके से 2 मिनट में आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक।
तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, ठीक है। नहीं तो आप किसी से भी पर्सनल जुड़े होगे, किसी से भी अगर जुड़े हैं पर्सनल तो उसको मैसेज कर दीजिएगा फेसबुक वगैरह पे, या फिर एग्जामपुर के ही जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दो, मैसेज छोड़ दो, ठीक है। तो ये 4-5 ऑप्शन है आपके पास। एग्जामपुर का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज छोड़ दो तो वो खुद लोग, वो सारे लोग, टीम बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, उस सारी टीम आपको, उनमें से कोई आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दूसरा भाग है। ये तो हमने बात कर लिया, भाबर और तराई लगभग एक जैसी स्थिति है, थोड़ा बहुत भाबर में ककरीली पथरीली मृदा है, तराई में थोड़ी कम का, तब थोड़ी महीन मृदा है, दलदली मृदा है यहाँ पर तराई में। तो एक ही भाग हम इसको मानते हैं, एक ही भाग हम इसको मानते हैं, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, समांतर हैं, ठीक है। जो तीसरा भाग आता है हमारा, वो आता है हमारा मैदानी भाग। मैदानी भाग की जो मृदा का निर्माण हुआ है उसमें नदियों की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है, समझ रहे हो, उसमें नदियों की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है मैदानी भाग में जो मृदाओं का निर्माण हुआ है। एक और चीज़ आपको जो यहाँ पे कर लेनी चाहिए, जैसे कि तराई का क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी, तराई के क्षेत्र की बात कर रहे थे, चलिए बाद में कराता हूँ फिर, ठीक है। तो मैदानी भाग की अगर हम लोग मृदा की बात करें तो इसके निर्माण में नदियों की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नदियों से निर्मित है ये जहाँ यहाँ की जो मृदा है वो नदियों से निर्मित मृदा है, नदियों से निर्मित मृदा है, हाँ जी, नदियों से। अब आप कहोगे नदियों से निर्मित कैसे हो गई, तो आप सभी को पता होगा कि नदियाँ हर साल या हर 2 साल में, हर 3 साल में बाढ़ आती है हमारी इन नदियों में, और जब बाढ़ आती है नदियों में तो सैकड़ों किलोमीटर तक पानी उनका चला जाता है। क्या होता है, सैकड़ों किलोमीटर तक पानी उनका चला जाता है। या फिर अगर मान लो बाढ़ एक केस है, दूसरा केस होता है कि जब आप इन नदियों में से नहर को निकालते हैं और नहरों से जब सिंचाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नहर का पानी होता है उसमें भी बहुत सारी तरह की मिट्टी होती है, खनिज पदार्थ हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछले भाग से आ रहा है, तो पिछली जगह से मिट्टी को कटान करके कभी कभी ले आती हैं। तो नहरों का पानी भी जब खेतों में पहुंचता है तो वहाँ पर उसने किया, एक तो क्या, जब बाढ़ आई नदियों में तो नदियों ने अपने पानी को पूरे मैदानी क्षेत्रों में बिछाया। और नदियाँ ऐसा नहीं है कि आज जिस जगह बह रही हैं आज से 100 साल 200 साल पहले भी उसी जगह बह रही थी। 4-6 किलोमीटर 7-10 किलोमीटर का चेंजेस होते रहते हैं इनकी धाराओं में, तो कभी इस क्षेत्र में बह रही है, कभी उस क्षेत्र में बह रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नदियों ने इन क्षेत्रों के जो ऊपरी क्रस्ट थी पृथ्वी के, जो ऊपरी आवरण था जिस पर मृदा होती है, जिस पर सॉइल होती है, उसको परिवर्तित करती रहती हैं। इस मैदानी भाग का निर्माण ही नदियों ने किया है। इस बात को तो हम बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। तो जब मध्य के मैदानी भाग की बात करेंगे, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, उस मृदा को मुख्य तौर पर हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। और हमारे प्रदेश में जो सर्वाधिक विस्तार है अगर किसी मृदा का तो वो जलोढ़ मृदा है। न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अगर प्रतिशत के तौर पे देखा जाए तो जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इस जलोढ़ मृदा, हाँ, हमारे मैदानी भाग में क्या है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक बार सवाल ये पूछा गया था कि जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से और क्या कहते हैं। एक बार पूछा गया कि काली मृदा जो हमारे यहाँ होती है, कि इस काली मृदा को और क्या कहते हैं। तो कभी कभी इन मृदाओं के ऑप्शनल नेम, जो दूसरे नाम हैं, ऑप्शन दे देगा कि ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, तो इस प्रकार से भी वो आपसे पूछ सकता है। तो जलोढ़ मृदा तो है ही है, और जलोढ़ मृदा को भी हम देखेंगे, समझेंगे। इसको एक और नाम दिया जाता है कद्दारी मृदा। क्या कहा जाता है, कद्दारी मृदा इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, कद्दारी मृदा इसको कहा जाता है। तो जलोढ़ को हम लोग कद्दारी, और कद्दारी के साथ साथ एक और मैं आपको नाम बताऊंगा इस मृदा का, इसको भात मृदा भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, भात मृदा भी कहा जाता है। तो इस मृदा के जो मैदानी क्षेत्रों में मुख्य तौर पर पाई जाती है, ऐसा नहीं है पूरे क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो जो मुख्य तौर पर पाई जाती है हमारी जलोढ़ मृदा, इसका विस्तार है हमारे मैदानी भागों में, जिसका निर्माण गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, राप्ती जैसी नदियों ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसको कद्दारी या भात मृदा भी कहा जाता है, समझ रहे हो, कद्दारी या भात मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का अगर निर्माण की अगर हम लोग बात करें, इस मृदा के अगर हम लोग निर्माण की बात करें तो ये मृदा का जो निर्माण हुआ है वो इस मृदा का जो निर्माण हुआ है वो कांप मिट्टी
कांप जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, कांप नदियों के, आप देखा होगा कि नदियों के ऊपरी जो जिस पर पानी बहता है वहाँ पर कांप जब जम भी जाती है आके। तो इस मृदा का जो निर्माण है वो कांप मृदा, कीचड़ और बालू, नदियों में बालू भी होती है, समझ रहे हो। तो कांप मृदा, कीचड़ और बालू, कांप मृदा, कीचड़ और बालू। कांप आपने देखा होगा एक तरह से सिल्ट जैसा होता है, सिल्ट जैसा होता है। नदियों में जब जम जाती है ना ऊपर की तरफ, जिससे पानी ही नीचे नहीं जाता, हम कहते हैं कि नदियों की, नहरों की सफाई करनी पड़ती है, कांप हटानी पड़ती है, तब पानी जमीन में नीचे उतरता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो नदियों में कांप इकट्ठी हो जाती है। तो इस कांप के, अब आप कहोगे कि जब कांप से निर्माण हुआ है इस मृदा का, तो कांप मृदा तो ऐसी होती है चिकनाहट जैसी, इसमें पानी को नीचे जाने ही नहीं देती है, तो फिर ये मृदा अच्छी कैसे हुई, जबकि हम तो जलोढ़ मृदा को बहुत उर्वरक मृदा मानते हैं। तो इस कांप मिट्टी में कीचड़ भी मिला हुआ है, और कीचड़ के साथ साथ हमारी बालू भी मिली हुई है इसमें। और बालू और कीचड़ जब कांप में मिलाई गई तो ये दोमट की तरह मृदा बन जाती है और उपजाऊ मृदा बन जाती है। बालू एक तरफ जो पानी को बहुत जल्दी सोखती है और बहुत जल्दी सोखती है, और कांप जो पानी को सोखती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इससे क्या बन गया, बैलेंस बन गया। न तो हमें बालू चाहिए थी, न तो हमें खेती करने के लिए बालू चाहिए थी, और न हमें कांप चाहिए थी, लेकिन इन दोनों को मिलने के बाद जो मृदा बनेगी वो तो चाहिए हमें, क्योंकि बहुत अच्छे अनुपात में दोनों जब मिलेंगी तो एक अच्छी मृदा का निर्माण होगा। तो इस मृदा का निर्माण कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू से हुआ है। यहां तक आप मेरी बात समझ गए। हाँ, जलोढ़ मृदा कांप, कीचड़ और बालू से हुआ है, बिल्कुल सही। क्लास क्लास में आ जाया करो, ठीक है। क्यों आ जाया करो, क्योंकि अगर मैं जेल बॉर्डर में भी ये क्लास ले रहा होता, रिवीजन कर लिया करो। आप 9 बजे की क्लास ले रहे हैं, अच्छी बात है, 9 बजे की अमित सर की क्लास लीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो वो सारे लोग जेल बॉर्डर में पढ़ाता तो भी यही पढ़ाता, कुछ और नहीं पढ़ाता, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यही होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे का, बच्चे को उस चीज़ के बारे में उसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। जब हमने भौगोलिक परिस्थितियों की बात करी तो मैंने यूपीपीसीएस में पूरा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, और वही जब मैं जेल बॉर्डर में पढ़ाता तो सेम पढ़ाता आपके लिए, कुछ अलग नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता फिर मैं अगर चीज़ों को छोड़ दूं और छोड़ के पढ़ाऊं तो, समझ रहे हो। या मैं ऐसे नोट्स डिज़ाइन कर लूँ जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी रह जाएँ कि जो समझ ही ना आए आपको, मतलब जो मैं समझाऊँ ना, लेकिन डाटा तो आपको पूरा दे दूँ लेकिन समझाऊँ ना। तो मैं दोनों में से कोई काम नहीं करता। ना तो मैं ऐसा करता हूँ कि डाटा तो आपको बहुत ज़्यादा दे दिया लेकिन आपको समझाया नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं उस डाटा का। वो डाटा तो फिर आपको उससे ज़्यादा किताब में मिल जाएगा, किताब से ज़्यादा तो मुझे नहीं आता होगा, किताबें तो बहुत होती है मार्केट में, समझ रहे मेरी बात को। तो इतना सारा डाटा मार्केट में है, वो सारा तो मुझे नहीं आता होगा, तो फिर वो आप, बेहतर ऑप्शन तो यही है कि फिर आप उन बुक से पढ़ लो। तो मैं ना तो इस प्रकार से आपको पढ़ाता हूँ कि डाटा बहुत सारा दे दिया लेकिन समझ कुछ नहीं आया, और ना ही इस तरह से पढ़ाता हूँ कि मैं जो मैंने यहाँ पे मेरा मन किया वो टॉपिक उठा लिया और वही समझा दिए, तो समझ तो आ गए लेकिन छोड़ बहुत दिया उसके साथ। तो दोनों ही तरीके नहीं हैं। तो इस क्लास के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब मैं कहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उसके पीछे रीज़न होता है, ठीक है। तो आप पढ़ लिया करो इस क्लास को, इसीलिए, ठीक। तो हम बात करेंगे आगे। ये तो हमने देख लिया कि प्रदेश के जो मैदानी भागों में मृदा होती है वो नदियों के द्वारा निर्मित है, और इस मृदा को हम मुख्य तौर पर जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा को हम मुख्य तौर पर क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा को हम कद्दारी भी कहते हैं, इस मृदा को हम भात मृदा भी कहते हैं। समझ रहे हो, हाँ, समझना तो पड़ेगा भाई तुमको। इस मृदा को हम लोग भात मृदा भी कहते हैं, और इस मृदा का जो निर्माण है वो कांप मिट्टी सिल्ट टाइप, ठीक है, और कीचड़ से और बालू से हुआ है। और इन तीनों ही के तीनों ये अपने ये अगर इंडिविजुअल इनकी बात करें, किसी एक की इनमें से बात करें, तो फिर वो अच्छी सॉइल नहीं है, सीधी बात है, उसमें हम खेती नहीं कर सकते। हम बालू में भी खेती नहीं कर सकते, हम कांप में भी खेती नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों के ही निर्माण से एक बेहतर मृदा हमें मिल जाती है। इसको हम कद्दारी, भात या जलोढ़ मृदा कह पाते हैं, जिसको हम जलोढ़ मृदा कह पाते हैं। इस मृदा में अगर हम बात करें कि किस चीज़ की कमी होती है और किस चीज़ की इसमें मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, तो अगर हम बात करें पोटास की, अगर हम बात करें किसकी, पोटास की अगर हम लोग बात करें तो पोटास इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पोटास और चूना पत्थर, ये दो तरह की मृदाएं होती हैं।
हाँ, पोटास और चूना पत्थर, ये दो तरह के जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, एक तो पोटास और एक चूना पत्थर, ये हमारी जलोढ़ मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में ये पोटास और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन जिन चीज़ों की कमी होती है इस मृदा में, वो होती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात अगर आज के समय में देखें तो हर मृदा में लगभग कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की, और उसके लिए हमें जब कृषि करते हैं इस मृदा पर तो अलग से यूरिया देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है? 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है, आप सभी जानते हैं। तो हमें अलग से यूरिया लगानी पड़ती है। आज एक फसल बता दो जिसमें हमें यूरिया, जिस फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है तो उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, समझ रहे मेरी बात को। जिस फसल को नाइट्रोजन की ही ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसमें हमें नाइट्रोजन या यूरिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन फसलों में पड़ती है, जैसे आलू है, जैसे गेहूं है, जैसे मक्का है, इनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों को बिना नाइट्रोजन की फसल नहीं हो सकती हैं अच्छी, तो फिर हमें इस मिट्टी में अलग से यूरिया देनी पड़ती है, समझ रहे हो, जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। हाँ जी, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो हम इन क्षेत्रों में जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो किससे करते हैं? वो हम यूरिया के माध्यम से करते हैं। और नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस की कमी भी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? फॉस्फोरस की कमी भी, फॉस्फोरस की कमी भी इस मृदा में, फॉस्फोरस की कमी भी इस मृदा में। हाँ, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी इस मृदा में पाई जाती है। ठीक है, तो दो पर्याप्त मात्रा में पोटास और चूना पत्थर, अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की होती है। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस जलोढ़ मृदा को हम कुछ क्षेत्रों के आधार पे देखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। इस जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों के आधार पे देखेंगे, जैसे कि हमारे जो खादर और बांगर होते हैं। तो खादर क्षेत्रों की जब बात करें तो यहाँ पे खादर की मृदा पाई जाती है, खादर मृदा पाई जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब हम बात करें कि इस जलोढ़ मृदा में आगे अगर चलें तो हमारे प्रदेश में इसी मैदानी भागों में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है खादर और एक होता है हमारा बांगर। खादर होता है और एक होता है बांगर। खादर क्षेत्रों की बात करें तो खादर क्षेत्रों में जो मृदा का निर्माण हुआ है एक्चुअली में, हाँ, जो वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए खादर क्षेत्रों में जो मृदा होती है, पहले तो खादर आपको पता होना चाहिए। तो जब हम खादर की बात करेंगे तो ये गंगा के पास का क्षेत्र होता है। क्या होता है? गंगा के पास का क्षेत्र होता है। और ज़्यादातर जो कांप, बालू, कीचड़ होती है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है। अब गंगा, यमुना एक ही बात है, नदियों की बात कर रहा था मैं, गंगा स्पेशली बोल दिया क्योंकि ज़्यादातर जो योगदान है हमारे प्रदेश के मैदानी भागों में वो गंगा का ही है। गंगा इतना ज़्यादा जल लेके आती है, इतनी बड़ी नदी है, इससे सैकड़ों नहर निकलती हैं। मध्य गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, और इन नहरों से और छोटी छोटी नहरें निकलती हैं। तो इस प्रकार से गंगा का योगदान थोड़ा ज़्यादा है। तो हम जब बात करें कि नदियों के पास की भूमि और नदियों के पास की, नदियों के दूर की मृदा, उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग खादर मृदा की, किसकी बात करें हम लोग? खादर मृदा की अगर हम लोग बात करें तो खादर की जो मृदा होती है हमारी, खादर क्षेत्रों में मृदा होती है, ये होती क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होती रहती है। खादर क्षेत्रों की मृदा प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होती रहती है। बाढ़ के द्वारा इसकी ऊपरी परत चेंज हो जाती है। बाढ़ के द्वारा क्या होता है खादर मृदा में, खादर क्षेत्रों की मृदा में क्या होता है कि ये प्रत्येक वर्ष क्या होता रहता है? हाँ, खादर को हम कछार भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ मृदा की बात कर रहे हैं, खादर क्षेत्र की मृदा की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष ये जो मृदा होती है खादर क्षेत्रों में पाई जाने वाली, खादर क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मृदा होती है वो बाढ़ के आने से हर साल चेंज हो जाती है, ऊपरी परत इसकी बदल जाती है। जैसे कि बाढ़ आई, क्या आया? बाढ़ आई, पानी आया, और पानी अपने साथ, जब भाई बाढ़ आती है तो पानी देखा है अपने पानी का कलर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। गंदा क्यों होता है बाढ़ के समय पानी? क्योंकि वो मिट्टी का कटान करके लेके आती है। तो पिछले क्षेत्रों की मृदा आपके खेत में छोड़ दी, आपके क्षेत्रों से कटान करके उसने अगले क्षेत्रों में छोड़ दी। तो इससे होता क्या है कि नई पुरानी मृदा ऊपर नीचे होती रहती है इसमें। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मृदा परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए इस मृदा को हम लोग ज़्यादा उपजाऊ मानते हैं। नदियों के पास की जो मृदा होती है हम इसे क्या मानते हैं? ज़्यादा उपजाऊ मानते हैं, ज़्यादा उपजाऊ मानते हैं।
मानते हैं। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? वास्तविक तौर पर इसका निर्माण कांप, कीचड़ और किससे? बालू से हुआ है। इस मृदा को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। मैंने कहा कि जलोढ़ को जब हम परिवर्तित करेंगे तो दो आधारों पर परिवर्तित करेंगे, एक तो खादर क्षेत्र की मृदा और एक बांगर क्षेत्र की मृदा। खादर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसको नवीन जलोढ़ कहेंगे, क्योंकि नई मृदा होती रहती है। आज जिस हालत में मृदा है, हो सकता है 2 साल में वो उस तरह की ना रह जाए, 2 साल में उसके ऊपर एक और परत मिट्टी की आ जाए, तो हम उसको जलोढ़ तो कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ कहेंगे। और इसी समय जब हम दूसरी जो नदियों से दूर की भूमि है उससे कंपेयर करेंगे तो वहां पे न तो बाढ़ आती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको नवीन जलोढ़ नहीं कहेंगे बल्कि पुरानी जलोढ़ कहेंगे। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि पुरानी जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आंख बंद करके कह देना कि बांगर क्षेत्रों में पाई जाती है। बांगर का मत, अब आप कहोगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण तो नदियों के पानी से हुआ था, तो फिर नवीन और पुरानी का केस क्या है? तो मैंने आपको जब बांगर बताया था तो एक चीज बताई थी कि बांगर मृदा, बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से कभी नदियों का पानी गुजरता होगा या कभी बाढ़ का पानी वहां पहुंचता होगा, लेकिन कई हजार सालों से अब वहां पानी नहीं आता, लेकिन उस जगह का निर्माण तो हो गया, उस मैदानी क्षेत्र का निर्माण तो हो गया ना। चलो, तो मैंने कहा था कि बांगर जो क्षेत्र होते हैं, क्या होता है? बांगर क्षेत्र जो होते हैं वो नदियों से दूर के क्षेत्र होते हैं। तो जब नदियों से दूर के क्षेत्र होते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे वर्तमान में पानी नहीं जाता, कभी बाढ़ का पानी जाता होगा। तो जब कभी बाढ़ का पानी जाता होगा मतलब पुराने समय में, तो पुराने समय में ही उस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ होगा, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ कहेंगे। समझ आ गया ना? आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नवीन जलोढ़ क्या होती है? समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ये मृदा जो होती है हल्के भूरे रंग की होती है। कैसे होती है? हल्के भूरे रंग की और छिद्र युक्त मृदा होती है। हल्के भूरे रंग एवं छिद्र युक्त रंग की कौन सी? आपकी खादर क्षेत्रों में छिद्र युक्त मृदा होती है आपकी। ये कैसी होती है? छिद्र युक्त मृदा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसने नहीं लिया क्लास उसको बता देना, ठीक है। और इस मृदा की अगर बात करें तो इस मृदा में चूना अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, पोटास अधिकतम मात्रा में, मतलब ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है इस मृदा में, और जैव तत्वों की तब मात्रा ठीक ठाक होती है। तो चूना, पोटास जो अभी हमने जलोढ़ में देखी, लगभग वही सारी चीजें, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और जीवांश, जैव तत्वों की इसमें जो जीवांश होते हैं उनकी इसमें क्या पाई जाती है? ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है। फिर वही बात, नाइट्रोजन की उतनी मात्रा इसमें नहीं होती, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें नहीं होती। बलुई दोमट मिट्टी होती है, बलुई मतलब बालू के मिलने से होती है, नदियों के आसपास की देखी होगी। कांप होती है जिससे वो बैलेंस बना लेती है अपना, और दोमट होने की वजह से मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कंपेयर आप किसी और मृदा से करोगे तो सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति इसी मृदा की होती है। तो नदियों के पास के जो खेत होते हैं ना, उनमें इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, इसीलिए उन खेतों में की जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब कोई भी आप फसल वो उस खेत में तो ज़्यादा पैदावार होती है, ठीक है, ज़्यादा पैदावार होती है। अब आगे हम बांगर क्षेत्र की मृदा की बात कर लेते हैं। बांगर क्षेत्र की मृदा की जब बात करेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। उसका क्या है? क्लासिफिकेशन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बांगर क्षेत्र की मृदा को बड़े आराम से समझेंगे। बांगर क्षेत्र है क्या हमारा? बांगर क्षेत्र क्या है हमारा? चलो बांगर क्षेत्र की मृदा की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, बांगर क्षेत्र की जो मृदा होती है, इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है इसको हम उपहार मृदा कहते हैं। इसका नाम एक क्या होता है? उपहार मृदा, ठीक है। पुरानी जलोढ़,
और इन्हीं क्षेत्रों में रेह, कल्लर, ऊसर पाए जाते हैं। समझ रहे हो, नदियों के आसपास की भूमि में ऊसर नहीं पाए जाते, इन्हीं क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, ऊसर पाए जाते हैं। इस ऊसर में रेह और कल्लर मृदा पाई जाती है। और मुख्य तौर पर देखें तो बांगर क्षेत्र की मृदा को हम उपहार मृदा कहते हैं। उपहार मृदा मतलब पुरानी जलोढ़ भी इसको कहते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। हाँ, ये कम उपजाऊ होती है। ये क्या होता है, कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यहाँ पर क्या नहीं पहुँचता, नदियों के बाढ़ का पानी, नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, ठीक है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। और इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है या फिर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मुझे बताओ। नदियों के बाढ़ का पानी इस क्षेत्रों में, इस मृदा में नहीं पहुंचता। कौन सी, उपहार या पुरानी जलोढ़ में। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मृदा में क्या है भैया, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जबकि नदियों के पास की जो मृदा होती है उसमें थोड़ा बहुत अच्छी मात्रा, इससे ज़्यादा होती है वहाँ पर, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस मृदा की, फास्फोरस खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। फास्फोरस खनिजों की क्या होती है, इसमें प्रचुर मात्रा होती है। समझ रहे मेरी बात को, फास्फोरस खनिजों की इसमें प्रचुर मात्रा होती है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे और इसमें कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी लवणीय मृदा। मैंने कहा ना था कि इस क्षेत्रों में कई प्रकार की मृदाएं होती हैं। लवणीय मृदा की जब हम बात करेंगे, लवणीय मृदा की, लवण से, लवण मतलब जो सॉल्ट हमारे होते हैं, लवण से, इस लवणीय मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। जब जलोढ़ मृदा ये थी हमारी, तो जलोढ़ से लवणी कैसे हो गई ये मृदा, ये बात तो सोचनी पड़ेगी ना। तो इस पे हम लोग आ जाते हैं कि इस लवणीय मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा क्यों कहते हैं, सॉरी, हाँ, इस जलोढ़ मृदा जब थी इन क्षेत्रों में, तो जलोढ़ से ये लवणी कैसे हो गई। इसके पीछे का रीजन है कि एक, पहले तो ये नदियों से दूर की भूमि थी। क्या था, नदियों से दूर की भूमि थी ये। और नदियों से दूर की होने के बाद, समतल तो है, आप सभी को पता है कि तो नदियों से दूर की भूमि थी और ये समतल एरिया है। यहाँ पे होता क्या है कि मान लो जब बरसात हुई, क्या हुआ, बरसात हुई, बरसात होते ही यहाँ पे खेतों में पानी भर जाता है। इन समतल भूमि पर, समतल भूमि पर पानी भर जाता है, पानी का निकास नहीं होता क्योंकि नदी उससे बहुत दूर होती है। तो ये पानी जो बरसात का होता है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, नदियों में नहीं मिल पाता। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर तमाम प्रकार के, जैसे फर्टिलिटी इन क्षेत्रों की कम रही है हमेशा से, तो यहाँ पर लोग तमाम प्रकार के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, तमाम प्रकार के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम प्रकार के उर्वरकों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तमाम प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया। तो हुआ क्या कि जो उर्वरक थे उनका हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। और उर्वरक का इस्तेमाल करने के बाद क्या हुई, बरसात हुई। क्या हुई, बरसात हुई। आपने देखा होगा कि बरसात होने के बाद जब पानी सूख जाता है, खेत खाली हो जाता है, तो उस पर वाइट ऊपर क्या आ जाती है, फफूंदी टाइप, मिट्टी पे फफूंदी देखी है ना आपने, देखी होगी आपने। खेत में कभी जाइएगा और उस खेत में क्या होता है कि जैसे ही बरसात का पानी सूखा, जमीन ऊपर से सफ़ेद पड़ जाती है। वो सफ़ेद क्यों है, क्योंकि हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं जिनका हमने बहुत मात्रा में उपयोग किया था, वो फर्टिलाइज़र ही अपना असर दिखा रहे हैं। और फर्टिलाइज़र ही हमारी खेत को, हमारी ज़मीन को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर बरसात का पानी भरा रहा है। इन क्षेत्रों में बरसात के पानी भरे रहने से जो हमारे नीचे मिट्टी के खनिज पदार्थ थे वो ऊपर आ गए। तो क्या आ गए, ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद ये सॉल्ट में कन्वर्ट हुए। सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बन गया, लवणीय मृदा। क्योंकि इसमें रिएक्शन करने के लिए ये भी था, जो खनिज पदार्थ हैं नीचे, हमने ऊपर से फर्टिलाइजर दिए, तमाम नाइट्रोजन दिया हमने, फास्फोरस दिया हमने, पोटास दिया हमने, सल्फर दिया इस मिट्टी में, ये सारे खनिज पदार्थ और ये सारी चीज़ें अपने आप रिएक्शन करने लगी क्योंकि पानी मिला, इनको नमी मिला और कई महीने तक पानी वो खेतों में भरा रहा, जिससे रिएक्शन हुई और मिट्टी में सॉल्ट बन गया। समझ रहे मेरी बात को, इसमें क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। इसके पीछे का रीजन एक ये भी होता है कि जैसे हमने फर्टिलाइजर को लगाया और खेत की जुताई की, अगली बार हमने फर्टिलाइजर लगाया और फिर खेत की जुताई की, अगली बार हमने
फर्टिलाइजर लगाया और खेत की जुताई की। हम बार बार कर क्या रहे हैं, हम बार बार मान लो कि खेत में 1 फुट तक गहराई की जुताई कर रहे हैं, तो पहले जो मिट्टी यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई, यहाँ वाली मिट्टी अगली जुताई में फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ वाली मिट्टी अगली जुताई में यहाँ पहुँच गई, फिर अगली वाली मिट्टी इस अगली जुताई में यहाँ पहुँच गई। तो हुआ क्या कि एक ही गहराई तक हम अपनी मिट्टी को जोत रहे हैं। तो कोई एक तरीका भी होता है कि अलग अलग गहराई के हम अगर खेत में जुताई करें तो हमारी मृदा ज़्यादा हमारी मृदा की जो फर्टिलिटी रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इस बार हम यहाँ तक गहराई की जुताई करें, अगली बार हम यहाँ तक करें, फिर तीसरी बार हो सकता है हम यहाँ तक करें, फिर चौथी बार हो सकता है हम यहाँ तक करें। तो अलग अलग गहराई की जब हम जुताई करते हैं खेत में तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी दर होती है, रेट होता है, जो हमारी उर्वरकता होती है हमारी मिट्टी की, वो सुरक्षित बची रहती है। हमने क्या किया कि सिंचाई हम करते रहे नहरों के पानी से, चाहे ट्यूबवेल के पानी से, हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहे, अंधाधुंध हम सिंचाई करते रहे। भाई मक्का है, मक्का में हम 3 महीने में 10-10 बार खेत की सिंचाई कर देते हैं। और हुआ क्या कि यहाँ पे जब बरसात हुई तो खेतों में पानी भरा रहा और फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहे, तो वो रिएक्शन कर करके क्या हो जाता है, मृदा जो हमारी है ये लवणीय मृदा में कन्वर्ट होने लगी है। जबकि यही भूमि अगर नदियों के पास होती तो वहाँ हम बच जाते, क्योंकि वहाँ तो अपने आप मृदा का आवरण जो होता है, क्रस्ट जो होती है वो चेंज होती रहती है। ये वाली मिट्टी अगली जगह और पिछली वाली मिट्टी आपके खेत में, तो ये क्या होता रहता है, वहाँ पर चेंज होती रहती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बरसात के समय खेतों में पानी का भरना और उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करना, एक ही गहराई तक जुताई करना और अंधाधुंध सिंचाई करना। इस मृदा को लवणीय होने के पीछे के यही 4 रीज़न हैं। आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो बांगर क्षेत्र है उसमें मृदा का लवणीय होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, या लवणीय मृदा में चेंज होने का कौन सा कारण है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है आपको, तो आप बताएंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि 4-5 कारण तो मैंने बता दिए। उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग, पहले तो ये क्षेत्र ही हमारा कहाँ से था, नदियों से दूर था। नदियों से दूर होने की वजह से यहाँ नदियों का पानी नहीं आता, तो हमें ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ती है। और नदियों से दूर होने की वजह से यहाँ पर जो बरसात का पानी होता है वो नदियों तक नहीं पहुँचता, यहीं भरा रहता है। तो कई महीनों तक पानी जब भरा रहता है, ऊपर से हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वो रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट होता है और इस पृथ्वी की, इस हमारी ज़मीन के ऊपरी परत पर आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है हमारी मृदा लवणीय मृदा में चेंज हो जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में इस तरह की मृदा का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रदेश में इस वाली मृदा का एरिया बढ़ता जा रहा है, जो संकट की बात है, जो चिंता की बात है। हमारे प्रदेश में 2 तरह की मृदा का एरिया बढ़ रहा है, एक तो लवणीय मृदा का और एक मरुस्थलीय मृदा का। एक लवणीय मृदा का, एक मरुस्थलीय मृदा का। आने वाले समय में हम उतने उत्पादक या हमारी ज़मीन उतनी उर्वरक नहीं रह जाएगी जितनी आज है, क्योंकि हम लवणीय मृदा का प्रसार कर रहे हैं अपने खेतों में और हम मरुस्थलीय मृदा का प्रसार होने के पीछे का रीज़न ये भी है कि हमारी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जो राजस्थान के थार से आने वाली हवाओं को रोकती थी, उन पहाड़ियों को हम नष्ट कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले कि हमने 34 पहाड़ियों को ख़त्म कर दिया। हम अरावली के 34 पहाड़ खा गए। अब बताइए आदमी को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, बताओ। सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद, राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में खैर कर लिया, पिछले कई सालों से हम बताओ 34 पहाड़ी हमने गायब कर दी। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो आपके गुजरात से लेके, गुजरात के बिल्कुल उत्तरी हिस्सों से लेके दिल्ली तक जिनका विस्तार है, हरियाणा और राजस्थान में जिनका विस्तार है। तो ये संकट की बात है, जिससे जो इस साल आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में धूल भरी आंधियां काफ़ी आई थी। उसके पीछे का रीज़न यही है और ये बढ़ती चली जाएंगी। अब आने वाले समय में जो थार का रेगिस्तान है उसका विस्तार होगा। इस थार के रेगिस्तान को रोक रही थी उसका प्रसार होने से अरावली पर्वत श्रेणी, लेकिन उसको जब ख़त्म कर दोगे तो जो थार के रेगिस्तान की जो रेत है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। और ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें सीरियसली ज़्यादा समय नहीं लगेगा। या तो हम अरावली पहाड़ियों को जो खा रहे हैं, काट रहे हैं खनिज पदार्थों के चक्कर में, हम जो उसमें अवैध खनन कर रहे हैं और पहाड़ों को खा जा रहे हैं, उसको रोकना होगा, तब तो ठीक है। नहीं तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धूल भरी आंधियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और रेगिस्तान हमारे यूपी में भी हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा, पहली बात। और दूसरी यही कि हम क्या कर रहे थे, ये हमारा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे पास जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका 10% ये लवणीय में चेंज हो चुका है। समझ
समझ रहे हो, जिसमें हमारा अलीगढ़ है, जिसमें हमारा एटा है, जिसमें हमारा मैनपुरी इटावा है, कानपुर देहात है, औरैया है, जालौन है। इन क्षेत्रों में, जालौन तो बुंदेलखंड में खैर चला जाता है, इन क्षेत्रों में हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर लवणीय मृदा का विस्तार अच्छा खासा अब हो चुका है। ये ज़मीन खराब हो जाएंगे आने वाले समय पे। उसी तरह से अगर देखें हम लोग अपने अलीगढ़ में, हाथरस में, मथुरा में, इन क्षेत्रों में रेगिस्तानी मृदा का प्रसार होने लगा है। और भी होगा आगे अगर नहीं मानेगा इंसान तो। चलिएगा, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। सभी का शुक्रिया। इसको आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। ये चैप्टर आपके ज्योग्राफी में भी बहुत काम आने वाला है और यूपीजीके का तो कर ही रहे हैं हम। मैं ऐसे तो नहीं करा रहा कि फैक्चुअल वाइज कि भाई इस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है बस कहानी खत्म। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं। आप सभी से एक बात कहनी थी, वो बात ये है कि आप में से कोई अगर जेल वार्डर की तैयारी कर रहा है तो जेल वार्डर के लिए कोर्स है 999 रुपीज़ में, जेल वार्डर का 999 रुपीज़ में, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसको क्या कर लेंगे, परचेज़ कर लेंगे। तो शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।